हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विनोद सर में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स अध्याय 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जिसमें हमने पिछले वर्षों में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है बच्चों आपके लिए कि किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। यह प्रश्न 2019 की परीक्षा में आया हुआ है। ऑप्शन है विस्थापन, दूरी, चाल या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं मानो चाल की। क्या चाल शून्य हो सकती है? मेरा प्रश्न आपसे है, क्या चाल शून्य हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, पर कब? जब वस्तु कहां हो? स्थिर अवस्था में हो। जब वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो चाल शून्य हो सकती है, पर यहां वस्तु स्थिर अवस्था में है नहीं, यहां वस्तु गतिमान अवस्था में है, इसीलिए चाल वाला ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। क्या दूरी शून्य हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, पर कब? जब वस्तु चलना प्रारंभ नहीं करे, वस्तु चले ही नहीं, तब जाके दूरी शून्य होती है। तो भैया यहां वस्तु क्या है? गतिमान है, इसका मतलब दूरी भी आपकी जो है शून्य नहीं हो सकती है। और विस्थापन के बारे में हमें पता है, हमने पढ़ा है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो इसका मतलब विस्थापन शून्य हो सकता है। तो सही जवाब हो गया बच्चों आपका विस्थापन। आया होगा समझ में आप। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल कहलाता है। वेग समय ग्राफ, देखो हमने यहां पर अपन देखें कि ये वेग है और ये समय है। तो वेग समय ग्राफ से आपने एक क्षेत्र ले लिया, मान लो एक सीधी रेखा ले ली। अब इससे ये क्षेत्र घिर रहा है, ये मान लो आपका एक त्रिभुज है। अब ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, चाल कहलाता है, मंदन कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? देखो इसको निकालने का मैं एक तरीका बताता हूं। ये देखो मैंने एक त्रिभुज बनाया है, आयत हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विमाओं से मैं इसको समझा रहा हूं आपको। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई यानी v इंटू टी आएगा, है ना। अब वेग की विमा होती है बेटा मीटर सेकेंड इनवर्स 1, और समय की विमा होती है सेकेंड। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल हो गया, आया क्या? मीटर। अब बेटा ये जितने भी दिए हुए हैं, इसमें त्वरण का मात्रक मीटर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मंदन का भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मंदन किसे बोलते हैं? ऋणात्मक त्वरण को बोलते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। केवल विस्थापन ही एक ऐसी राशि है। अब मैं आपको बता देता हूं, हमेशा के लिए पक्का कर लीजिएगा कि भाई वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो आपका विस्थापन, या फिर अगर ऑप्शन में विस्थापन नहीं है तो आप लिख के आएंगे दूरी। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दिखाता है? विस्थापन या दूरी दिखाई देता है। ठीक है, इसका ढाल पूछ ले तो त्वरण बताता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर। वेग समय ग्राफ का ढाल कहलाता है, ये जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। भाई वेग समय ग्राफ जब आप खींचते हैं और उसका जैसा जो ढाल है, स्लोप है, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका त्वरण कहलाता है ना। कैसे? a बराबर tan थीटा आप निकाल लें। तो वेग समय ग्राफ का ढाल क्या कहलाता है? ये 2019 में आया बच्चा, 2024 में आया, 2025 में आया। तो वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण कहलाता है। कितना सरल प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं बेटा। वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल कहलाता है। ये प्रश्न आपका जो है रिपीट हो गया है ना। तो ये जो विस्थापन दर्शाता है ये हो ही गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। गैस के अणुओं की गति होती है, 2025 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी या केवल ऊपर नीचे? देखो पहले तो ये मैं बता दूं, एक विमी गति किसको कहते हैं? तो भाई ऐसी गति एक विमी गति कहलाती है भाई जिसमें आप एक कोई भी वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही हो तो उसकी गति क्या कहलाती है? एक विमी गति कहलाती है। सरल रेखा में गति कर रही हो या फिर उसमें एक ही अक्ष प्रयोग हो, या तो एक्स अक्ष प्रयोग हो या वाई अक्ष प्रयोग हो या जेड अक्ष प्रयोग हो, तो उसे अपन एक विमी गति कहते हैं। द्विविमी गति जो समतल पर जो गति होती है वो द्विविमी गति कहलाती है। जैसे आपका जिसमें दो अक्ष प्रयोग होगी, एक्स वाई हो या वाई जेड हो या फिर जेड अक्ष हो। त्रिविमी गति जो गति खुले आकाश में होती है और जिसमें तीनों ही अक्ष प्रयोग होती है, एक्स वाई जेड। तो भाई गैस के अणु ऐसे ही हैं,
जिसमें तीनों ही अक्ष प्रयोग होती है। तो गैस के अणुओं की जो गति होती है त्रिविमी गति होती है। केवल ऊपर नीचे वाला तो कोई मतलब ही नहीं, इसको देखते से आप इन तीनों में से लगाना आपको अनुमान लग जाता है। ठीक, तो त्रिविमी गति का उदाहरण जो होगा गैस के अणुओं की गति, उड़ती हुई पतंग की गति, ये सब त्रिविमी गति है। द्विविमी गति जैसे व्यस्त सड़क पर चलती हुई कार की गति हो जाएगी, और सीधी पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन की गति जो होती है वो एक विमी गति, या सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, बस की गति, ये सब एक विमी गति है। अगले प्रश्न पर आते हैं बेटा। त्वरण हो सकता है 2025 में आया हुआ, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या उपरोक्त सभी। तो भैया त्वरण तीनों ही हो सकता है, क्योंकि त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है बेटा वेग में परिवर्तन बटा समय। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग जो होता है बेटा, वेग के बारे में हमें पढ़ा है कि वो हो जाएगा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, तीनों ही होते हैं। जब वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकते हैं तो फिर जो हमारा त्वरण है वो भी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होगा। तो तीनों ही होंगे, तो उपरोक्त सभी उत्तर आपका सही हो गया। ये 2025 की परीक्षा में आया हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं बेटा। असमान त्वरण होने पर वेग समय ग्राफ होगा। अब त्वरण एक समान नहीं है, तो जब त्वरण एक समान नहीं है, अब समझिएगा इस बात को कि भाई त्वरण एक समान नहीं है। अब वेग समय ग्राफ आपको खींचना है। जब त्वरण में यानी वेग में परिवर्तन समय के साथ एक जैसा होगा तो एक सरल रेखा आपको मिल जाती है, पर एक समान नहीं है तो सरल रेखा तो आपको मिल नहीं सकती है भाई। अब आपको अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है, वस्तु भाई अगर इस तरह से अगर चल रही तो भाई ये तो आपका ये हो गया कि समय के साथ उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। यानी कि समांतर वाली एक्स अक्ष वाई अक्ष के समांतर तो देखो हो भी नहीं सकती है। देखो मैं वाई अक्ष के समांतर जैसे अगर इसको ऐसा बना दूं, समझना इस बात को, अगर ग्राफ को मैं वाई अक्ष के समांतर बना दूं तो ये बना संभव है क्या कि समय एक जगह ठहर जाए? तो ये वाला तो कभी भी नहीं हो सकता, ये तो असंभव घटना है। ठीक है, ये तो आपकी असंभव घटना है। अब असमान त्वरण है। अब अगर ऐसे आ जाए तो त्वरण आपका शून्य हो जाएगा, है ना। अब भाई सरल रेखा हो नहीं सकती, एक्स अक्ष के समांतर हो नहीं सकती, तो बचा कौन? वक्री। तो वक्री हो सकता है भाई। असमान त्वरण होने पर वेग समय ग्राफ होगा, तो वेग समय ग्राफ आपका वक्री होगा। ठीक, ये 2025 की परीक्षा में आया हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि वस्तु नियत चाल से गतिशील है, वस्तु की चाल है बेटा नियत, तब इसकी कौन सी गति में त्वरण संभव है? सरल रेखी गति, परवलिक गति, वृत्तीय गति या कोई नहीं? ये भी 2025 में आया। अब वस्तु कैसे चल रही है? नियत चाल से। जब वस्तु नियत चाल से चल रही है तो वही कौन सी गति में त्वरण संभव है? जब वस्तु नियत चाल से चल रही है, अब आपका देखो, आप सरल रेखा में चल लो, आप परवलय पे चल लो, आप वृत्तीय गति पे चल लो, किसी में भी चल लो, हर बिंदु पर आपकी चाल समान है। चाल समान है तो वेग में परिवर्तन आपका निश्चित तौर पर क्या होगा? शून्य होगा। जैसे वृत्तीय गति में मान लो आप चलें, अगर चाल समान है इस तरह से, तो वेग तो बदलेगा आपका, वेग की दिशा भी बदलेगी, पर त्वरण का जो है मान क्या होगा? शून्य होगा। तो हर गति में, वृत्तीय में भी शून्य होगा, ठीक है, आपका परवलिक में भी शून्य होगा, और सरल रेखीय में भी त्वरण शून्य होगा। अब हमसे प्रश्न पूछा गया कि यदि वस्तु नियत चाल से गतिशील है तो कौन सी गति में त्वरण संभव है? तो क्या भाई यहाँ त्वरण शून्य है तो संभव है क्या? यहाँ संभव है तो शून्य है क्या? यहाँ संभव है क्या? यहाँ संभव है क्या? नहीं। तो ये तीन तो गलत हो गए। कौन सा है? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कोई नहीं उत्तर आपका सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आती है तो उसका कुल विस्थापन होगा। भाई प्रारंभिक स्थिति, आप जहां से चले वापस लौट कर आ गए, तो जहां से चलकर चले वहीं लौट कर आ गए, मतलब आपका जो प्रारंभिक बिंदु है और वो अंतिम बिंदु है वो दोनों ही एक ही है। तो प्रारंभिक माइनस अंतिम, यानी कि आपका जो है विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चे? शून्य हो जाएगा। ठीक है, औसत चाल और औसत वेग हमेशा बराबर होंगे जब वे सीधी रेखा में चले और दिशा ना बदले, वस्तु वृत्ताकार चले, वस्तु स्थिर हो, इनमें से कोई नहीं। भाई एक बात ध्यान रखना कि चाल और वेग एक ही परिस्थिति में समान हो सकते हैं, जब वस्तु एक सीधी रेखा में चले और वो भी बिना मुड़े, यानी कि दिशा बदले बिना चले। आप ऐसे कैसे जा रहे हैं और वापस से दिशा नहीं बदलेंगे और सीधी रेखा में चलेंगे, तो पहला वाला ऑप्शन ही हो सकता है। अन्यथा क्या होगा? अगर दिशा बदल दी,
अगले आप सीधी रेखा में भी चल रहे हैं और दिशा आपने बदल दी तो फिर क्या होगा, आपका विस्थापन छोटा हो जाएगा, विस्थापन छोटा हो जाएगा तो वेग आपका छोटा हो जाएगा। तो एक ही परिस्थिति है जहां औसत चाल औसत वेग के बराबर होती है। बड़ा कौन होगा, तो हमेशा औसत चाल बड़ी होगी, ज्यादातर केस में वेग छोटा होगा। केवल एक ही परिस्थिति जो अपन ने बताई, वस्तु सीधी रेखा में चले और बिना मुड़े चले, उस परिस्थिति में आपका औसत वेग जो है आपकी चाल के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि स्थिति समय ग्राफ क्षैतिज हो, ऐसे स्थिति समय ग्राफ है, यहाँ एक्स है और टी, और क्षैतिज रेखा इस तरह से। अब आप ये देखें कि आप 0 समय पर भी आप यहाँ हैं, टी समय पर भी आप यहाँ हैं, इस मान लो और कोई समय है उस पर भी यहाँ है, हर परिस्थिति में आप एक ही जगह पर बैठे हुए हो, यानी कि आप गतिशील तो हो ही नहीं सकते, बाकी हर परिस्थिति में एक जगह बैठे हुए हैं तो आप स्थिर ही हैं, ठीक है। त्वरण हो नहीं सकता, मंदन हो नहीं सकता, तो आपकी गति, जब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई विस्थापन समय ग्राफ या स्थिति समय ग्राफ में जब रेखा समय अक्ष के समांतर है, उस परिस्थिति में आप स्थिर अवस्था में होंगे, विरामावस्था में होंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। मुक्त पतन में वेग समय के साथ, भाई मुक्त पतन किसको कहा, जब आपने ऊपर से किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर छोड़ दिया, ऊपर वेग 0 है। अब जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर आएगी, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से उसको पृथ्वी अपनी ओर ज्यादा तेजी से खींचेगी, यानी कि वेग में परिवर्तन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मुक्त पतन में वेग समय के साथ साथ, यानी वेग में परिवर्तन बढ़ गया, यानी वेग बढ़ गया, यानी कि भाई वेग समय के साथ क्या होता है, तो बढ़ता है, ठीक। अगले पर आते हैं। निर्वात में मुक्त पतन करते समय भारी वस्तु पहले गिरेगी, हल्की वस्तु पहले गिरेगी, दोनों वस्तु एक साथ गिरेगी, कहना संभव नहीं है। भाई निर्वात है, वहां कोई माध्यम नहीं है भैया, बिना किसी माध्यम की बात कर रहे हैं, है ना। तो माध्यम में आप एक कागज का छोटा सा टुकड़ा ले लें और एक बड़ा भारी पत्थर ले लें, दोनों को गिराएं, तो आप ये देखेंगे कि दोनों ही एक साथ पृथ्वी पर आएंगे, क्योंकि दोनों पर एक समान गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, ठीक। तो दोनों वस्तुएं एक साथ गिरेगी, ठीक। अगले पर आते हैं। यदि कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड तक 5 सेकेंड में जाती है, तो उसका त्वरण होगा। भाई वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, अंतिम वेग है उसका 20 मीटर पर सेकेंड है, और समय जो है आपके पास 5 सेकेंड है। अब आपको त्वरण चाहिए, तो त्वरण होता है बेटा वेग में परिवर्तन बटा समय, तो v माइनस यू बटा टी। अंतिम वेग बेटा आपका 20 है, प्रारंभिक वेग आपका 10 है, बटे समय 5, तो 10 बटे 5, 5 दूनी 10, 2 मीटर पर सेकेंड पर। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। अगले प्रश्न पर आते। समान चाल में वेग समय ग्राफ होगा। अब आपकी चाल समान है और आपको वेग समय ग्राफ, ढलान वाली रेखा, वक्र वाली रेखा, या इनमें से कोई नहीं, या क्षैतिज रेखा, भाई आपकी चाल समान है, ये आप वेग समय ग्राफ बना रहे हैं और चाल एक समान है, चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। भाई यहां चले, इस समय पर भी चाल वही है, इस समय पर भी चाल वही, इस समय पर भी चाल वही, इस समय पर भी चाल वही, यानी हर परिस्थिति में चाल एक सी रहेगी। तो यानी कि कौन सी रेखा आई बेटा, क्षैतिज रेखा, ठीक। तो समान चाल में वेग समय ग्राफ क्या होगा, एक क्षैतिज रेखा होगा। आगे बढ़ते हैं। औसत चाल कभी भी औसत वेग से कम नहीं हो सकती, औसत वेग से अधिक हो सकती हैं, औसत वेग के बराबर हो सकती हैं, या 2 और 3 दोनों। भाई मैंने अभी बात करी थी, औसत चाल के बारे में बात करी थी, मैंने ये कहा कि औसत चाल और औसत वेग बराबर तो हो सकते हैं, पर कब, जब वस्तु एक सीधी रेखा में चले और बिना मुड़े चले। अब यहाँ औसत वेग से कम नहीं हो सकती, भाई चाल कम वेग से कम नहीं हो सकती, ये बात सही है, वेग से चाल कम नहीं हो सकती, अधिक हो सकती हैं, तो हाँ अधिक तो हो सकती हैं। भाई औसत वेग से कम नहीं हो सकती, ध्यान से सुनना, औसत चाल कभी भी औसत वेग से कम नहीं हो सकती। औसत चाल है, चाल औसत वेग से कम नहीं हो सकती, भाई चाल कभी भी वेग से कम नहीं होगी, ठीक है, बराबर तो हो सकती है, औसत वेग से अधिक हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है भैया, चाल औसत वेग से अधिक हो सकती है, औसत वेग के बराबर भी हो सकती है, ठीक है,
पर अधिक। तो 2 और 3 वाला दोनों ही सही जवाब है ना, पहला वाला गलत हो गया। अगले पर आते, वेग ऋणात्मक हो सकता है लेकिन चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकती हैं, 1 और 3 दोनों। भाई हम वेग ऋणात्मक हो सकता है, ये बात सच है, वेग ऋणात्मक होता है, पर चाल ऋणात्मक नहीं होती, ये तय है। चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये सही बात है भैया। चाल धनात्मक होती है और शून्य होती है, चाल धनात्मक और शून्य हो सकती, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। तो पहला वाली बात सही होगी कि ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूसरा है ऋणात्मक हो सकती है, तो ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती। क्या हो सकती है, धनात्मक और शून्य, तो शायद शून्य हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। तो 1 और 3 दोनों ही आपके उत्तर सही है। अगले प्रश्न पर आते, यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी हमेशा शून्य होगी, शून्य नहीं हो सकती, धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। देखो ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि अगर विस्थापन शून्य है तो विस्थापन 2 परिस्थितियों में शून्य होता है, या तो वस्तु चली हो और वापस चलकर लौट आई। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा विस्थापन जो है, विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य तो हो सकती है, पर कब? जब दोनों ही नहीं चले हो, जब आपने गति प्रारंभ नहीं की हो, वही एक परिस्थिति है जब विस्थापन और दूरी दोनों शून्य होते हैं। पर यदि आपने गति प्रारंभ कर दी है, आपने गति प्रारंभ कर दी है और विस्थापन शून्य, यानी आप कहीं गए और वापस लौटकर आ गए, तो विस्थापन तो शून्य होगा पर दूरी शून्य नहीं होगी। तो भाई ये हमेशा शून्य होगी, ये तो गलत हो गया, हमेशा वर्ड में नहीं हो सकती। अब शून्य नहीं हो सकती, ये बात सही है, धनात्मक होगी। भाई यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी आप ये कह सकते हैं कि भाई धनात्मक होगी, धनात्मक हो सकती है, और ऋणात्मक होगी तो नहीं होगी भैया, दूरी ऋणात्मक होती ही नहीं है। अब ये दोनों ही ऑप्शन में आपको चुनना है कि कौन सा सही है, कौन सा ज्यादा सही है। तो ज्यादा सही है सेकेंड वाला, शून्य नहीं हो सकती, ठीक है, ये ज्यादा सही है, पर दूरी धनात्मक होगी। तो भाई आप ये कह सकते हैं कि अगर विस्थापन शून्य है, पर ये एक हद तक अपन कह सकते हैं कि शून्य नहीं हो सकता, पर अगर वो वस्तु चली नहीं है तो फिर, तो इसीलिए इसको भी गलत कर देते हैं। अब सही जवाब हो गया, यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी धनात्मक होगी, ठीक है, क्योंकि शून्य भी धनात्मक में आ जाता है। आगे बात समझ में, मैंने चीजों को आपको बिल्कुल A to Z एक एक चीजों को बताया कि भाई विस्थापन शून्य है तो दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। हमेशा शून्य होगी क्या, तो हमेशा नहीं हो सकती, हमेशा वाला तो मामला ही खत्म हो गया। शून्य नहीं हो सकती, शून्य तो हो सकती है ना अगर वस्तु चली ही नहीं हो तो, है ना, ये वाली बात है, तो धनात्मक होगी। किसी वस्तु को वेग समय ग्राफ नीचे की ओर ढलान वाला है, ये इस तरह से, उसका ढाल इस तरह से नीचे की तरफ ढलान वाला है, त्वरण धनात्मक है, नीचे तो धनात्मक हो ही नहीं सकता। त्वरण शून्य तो नीचे शून्य नहीं हो सकता। वेग स्थिर हो ही नहीं सकता, त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ढलान नीचे की तरफ है। अगले पर आते, 5 मीटर पर इंच से ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद अधिकतम ऊंचाई पर, आपको रट लो, आप तो मैं एक बात बता रहा हूं, अधिकतम ऊंचाई पर हमेशा वेग शून्य होगा, ये रट लो। अधिकतम ऊंचाई पर पिक पॉइंट पर वेग क्या होगा, शून्य होगा, हमेशा वेग शून्य होगा, रट लेना इस बात को। निर्वात में एक पंख और एक पत्थर गिरते हैं, भाई वहां हवा नहीं है, तो निर्वात में एक पंख और पत्थर, पंख हल्का है और पत्थर भारी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि एक कागज और एक पत्थर को गिराओ, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, तो एक साथ गिरेंगे, सोचने की जरूरत नहीं है। सीधी रेखा में गति करने वाले विस्थापन और दूरी का अनुपात का अधिकतम मान होता है। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि बेटा जो दूरी होती है सदैव विस्थापन से बड़ी या बराबर होती है। अब आपको यहां कहा गया कि विस्थापन और दूरी का अनुपात है, तो इस दूरी को विस्थापन के बड़े में भेज दो, तो विस्थापन भागित दूरी, है ना, विस्थापन की तरफ लेस देन बना लेना, इधर आ गया 1, विस्थापन बटा दूरी, तो क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 1। अब इक्वल वाला मामला तो है नहीं यहां पर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू वाला तो दिया नहीं है,
अब 1 वाले में इनमें चुनना है, तो किस विस्थापन बटा जो दूरी है वो 1 से छोटा है और इधर बना हुआ है, तो इसको दे दें, ये तीसरे वाला राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक वस्तु का विस्थापन 0 हो सकता है यदि वस्तु ने कोई दूरी तय नहीं की। भाई उसने कोई दूरी तय नहीं की है, दूरी चली नहीं है, उसकी दूरी 0 है, और दूरी 0 है अर्थात वस्तु चली ना हो, पहली बात तो ये भी हो सकता है। वस्तु वृत्ताकार पथ में गति की और प्रारंभ बिंदु पर लौट आई, भाई वृत्त पर चली हो और लौट कर वापस आ गई हो, तो भी 0 हो सकती है। ठीक है। वस्तु धनात्मक दिशा में गति कर रही हो, भाई धनात्मक दिशा में चल रही तो विस्थापन 0 नहीं हो सकता, विस्थापन तो लौट कर आना पड़ेगा फिर। वस्तु की चाल स्थिर हो, इस परिस्थिति में भी नहीं, केवल शुरुआत की दोनों ही परिस्थितियां, दोनों ही ऑप्शन सही है भैया। अगले पर आते हैं। गति और विस्थापन का अनुपात किसका विमेय सूत्र देता है, यानी वेग और विस्थापन। तो जो वेग है और जो विस्थापन है, ठीक है, तो वेग का जो मात्रक होता है वो LT इनवर्स 1 होता है, विस्थापन के लिए आप L करते हैं, L से L कट गया, क्या आ रहा है समय, तो समय का देते। स्थिति समय ग्राफ का ढाल पहले भी बता दिया, वेग बताता है। ये तो पक्के करने हैं आपको, 2-3 चीजें क्या पक्के करने, एक तो आपको स्थिति समय ग्राफ करना है, एक वेग समय ग्राफ करना है, और एक आपको त्वरण समय ग्राफ करना। अब पहले तो आपको ढाल वाली बात करनी है, तो जब आप बात करेंगे स्थिति समय ग्राफ का ढाल तो वेग बताएगा, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण बताएगा, त्वरण समय ग्राफ का ढाल कुछ नहीं बताता भैया। अब वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है या दूरी बताता है, और त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल वेग बताता है। ठीक है, ये याद रखें, सब में हो जाएगा, ये इससे 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न बेटा, वाहन में लगा स्पीडोमीटर वाहन की क्या दर्शाता है, 2019 में आया, तो तात्क्षणिक चाल बताता है, तात्क्षणिक चाल को बताता है। क्या बताता है, तो तात्क्षणिक चाल को बताता है। अगले पर आ जाते हैं। परिवर्ती गति में किसी क्षण वस्तु के वेग को उसका कहते हैं। भाई क्षण वाली बात आ गई, तो किसी भी क्षण पर क्या कहते हैं, तो किसी क्षण को आप किसी क्षण पर उसके वेग को क्या कहेंगे, तो तात्क्षणिक वेग कहेंगे, तात्क्षणिक। ये 2020 में आया। अगले पर आते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करो, 2023 में आया। कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब आप किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में जाएंगे 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72, 4 गुना 5, 5 चौक 20। सर एक बार और बता दो कि भाई ये 5/18 कैसे आया, तो आप समझ लो, जब हम किलोमीटर प्रति घंटा से जाते हैं तो किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, 10 से 10 से 2 5 10, 2 एकम 2, 2 8 16, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यह ध्यान रखना है कि जब भी हमें किलोमीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में आना हो तो 5/18 गुणा, जब भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो 18/5 का गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। ये 2023 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। MP बोर्ड में बहुत सरल प्रश्न आता है बेटो। यदि त्वरण 0 है तो वस्तु निश्चित ही स्थिर अवस्था में रहेगी, ये सत्य है अथवा असत्य है। भाई त्वरण 0 होने का मतलब यह है कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है, यह चली ना हो। तो एक समान चाल से चल तो रही है ना, चल भी सकती है, स्थिर भी हो सकती है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई यहां निश्चित तौर पर, तो निश्चित तौर वाला बात तो गलत हो गई। क्यों? क्योंकि भैया एक समान चाल में भी त्वरण 0 हो जाता है, तो असत्य उत्तर है, 2025 में आया हुआ है। एक समान गति में त्वरण 0 होता है, सत्य अथवा असत्य। तो एक समान गति है तो निश्चित तौर पर त्वरण 0 होता है, ये सत्य है, ये 2024 की परीक्षा में आया हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।